देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अपन ले रहे हैं, उसमें कुछ रिएक्शन ली है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे हम। समझ लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर NaBr के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 काम क्या करेगा? तो H2SO4 केवल प्रोटोनेशन का काम करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अल्कोहल है हमारा बेस और H2SO4 है एसिड। तो H2SO4 प्रोटॉन देने का काम करेगा और अल्कोहल क्या करेगा? प्रोटॉन लेने का काम करेगा। ठीक है, तो देखो होगा कैसे। और NaBr मतलब Na+Br-, ठीक है, तो Br- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो देखो होगा कैसे रिएक्शन में, मैकेनिज्म हम देखते हैं इसका। समझ लो ये अल्कोहल ले लिया RCH2OH, ये अल्कोहल है। H2SO4 देगा क्या? हमको पता है H2SO4 क्या देगा? H+ देगा। पता है ना ये चीज? H2SO4 क्या देगा? H+ देगा, क्योंकि एसिड है। ठीक है, और ये अल्कोहल बेस का काम करेगा। अल्कोहल बेस का काम करेगा तो ये एसिड को पिक करेगा। जैसे इसने एसिड को पिक किया, समझो इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर ने H के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो RCH2, यहाँ पे वाटर बना। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं किया मैंने, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था एज इट इज, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अभी वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अभी वाटर अगर निकल गया, वाटर कैसे निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके पहले क्या होगा? NaBr हमारे रिएक्शन सेंटर में है, Na+Br-, तो Br- क्या करेगा? अटैक करेगा और इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2Br प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इस तरह से। और एक बाय प्रोडक्ट कौन बनेगा? समझ लो ये H2SO4 से H+ निकला है। समझ में आ रहा है? H2SO4 से H+ निकला है, तो HSO4- होगा, बराबर है। HSO4- Na के साथ में कंबाइन होके एक बाय प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा हमारा NHSO4। तो इस तरह से हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या रिएक्शन में? सिंपल है, अल्कोहल ने बेस का काम किया, H2SO4 ने प्रोटोनेशन किया, एसिड का काम किया, H+ देने का काम किया यहाँ पे। फिर NaBr में जो Br- था एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम किया, Br ने अटैक किया, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ और फॉर्मेशन हुआ अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग H2SO4 एंड सोडियम ब्रोमाइड्स। ठीक है, ओके। अगर समझ लो अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो वही अल्कोहल ले लो, अल्कोहल के साथ में H3PO4, ये है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा? H+ देने का काम करेगा, प्रोटोनेशन का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये एसिड का काम करेगा। और सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड मतलब Na+I-, तो I- एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, I- अटैक करेगा, फिर से वाटर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2I। जैसे हमने अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन किया, कैसे किया था? अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन H2SO4 लिया था, प्रोटोनेशन किया था और सोडियम ब्रोमाइड यूज किया था एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अल्काइल ब्रोमाइड बन गया था, वैसे अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो। देखो हमको अभी अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो 3-4 रिएजेंट लेके हम अभी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया। PCl3 PCl5 ये क्या है? फॉस्फोरस हलाइड्स है, फॉस्फोरस ट्राई हलाइड, फॉस्फोरस पेंटे हलाइड, और SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो हम हेडिंग क्या देंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसके प्रिपरेशन कर रहे हैं हम?
अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम PCl3 PCl5 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड SOCl2 SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। तो कैसे बनाएंगे हम अल्काइल हैलाइड? तो अल्कोहल की रिएक्शन इनके साथ करेंगे, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 PCl5 थायोनाइल क्लोराइड, तो हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 comma PCl5 comma SOCl2 to form अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। दिख रहा है ना क्या बन जाएगा हमारा? अल्काइल हैलाइड। जरा ध्यान देना, अभी रिएक्शन लेते। CH3CH2OH। क्या नाम है इस अल्कोहल का? बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC क्या हो जाएगा? इथेनॉल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इसके हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब 3 मोल लेंगे। कितने लेंगे? 3 मोल। इसकी रिएक्शन हम करेंगे PCl3 के साथ। किसके साथ करेंगे? PCl3 के साथ। तो देखो सिंपल, मैं आपको ये रिएक्शन बताता हूं। देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन बता सकते हो कि कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, कोएफिशिएंट 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो सिंपल क्या करो, इथाइल कितने हैं? इथाइल CH3CH2 मतलब इथाइल। इथाइल कितने हैं? 3 इथाइल है। 3 इथाइल है। क्लोरीन कितने हैं? 3। तो 3CH3CH2Cl मतलब 3 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के बन गए। कितने बन गए? 3 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के बन गए। यहाँ बचा क्या? फास्फोरस। यहाँ 3 ऑक्सीजन बचे, यहाँ 3 हाइड्रोजन बचे। क्लियर है? तो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या बाय प्रोडक्ट बन जाएगा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है। दूसरी रिएक्शन, जैसे हमने ले लिया मिथाइल अल्कोहल। क्या लिया? मिथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन की मैंने PCl5 के साथ। किसके साथ की? PCl5 के साथ। देखो यहाँ पे 1 मोल ही रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं 2 बाय प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए 1 मॉलिक्यूल सफिशियंट है रिएक्शन के लिए। क्या बनेगा? देखो मिथाइल है तो एक अल्काइल हैलाइड तो बनने वाला है। मिथाइल के साथ में एक क्लोरीन को भेजो, मिथाइल क्लोराइड बन गया। क्लियर है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में एक Cl जाएगा, HCl बाय प्रोडक्ट। अभी बचा क्या? क्या बचा? फास्फोरस। फास्फोरस बचा। ओके। ऑक्सीजन बचा। और क्लोरीन कितने बचे? 3 क्लोरीन बचे। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीजन 1 बचा, फास्फोरस 1, और क्लोरीन कितने बचे? बोलो, क्लोरीन कितने बचे? 3। तो फास्फोरस 1 मतलब फास्फोरस, ऑक्सीजन 1 और 3 क्लोरीन मतलब POCl3। क्या बचा? POCl3 एज बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? सिंपल रिएक्शन समझ में आया? एक मिथाइल था, क्लोरीन मिथाइल के साथ में चला गया, मिथाइल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन के साथ Cl गया, HCl बाय प्रोडक्ट। उसके बाद में एक ऑक्सीजन था, फास्फोरस रिमेनिंग, और 3 क्लोरीन, तो POCl3 बाय प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? आगे आगे रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। समझ लो यहाँ पे मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल। क्या ले लिया? इथाइल अल्कोहल। और थायोनाइल क्लोराइड मतलब क्या? SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड मतलब क्या? SOCl2। ठीक है। तो वही सबसे पहले क्या करना है, इथाइल, ये अल्काइल है ना, तो इथाइल और क्लोरीन, इथाइल के साथ में एक क्लोरीन अटैच कर दो, इथाइल क्लोराइड हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया। हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ में एक Cl भेज दो, HCl बाय प्रोडक्ट। बचा क्या? एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, और यहाँ एक ऑक्सीजन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी गैस है, ये भी गैस उड़ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, बिकॉज दोनों गैस है,
सेपरेशन का टेंशन नहीं होगा, दोनों गैस होने की वजह से इजीली सेपरेट कर सकते क्योंकि ये इजीली वेपराइज हो जाए, ठीक है। तो सेपरेशन का टेंशन नहीं, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, लिख लो। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम मर्कोनिकॉफ रूल। क्या लेंगे? मर्कोनिकॉफ रूल। मर्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मर्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? तो सिमेट्रिकल एल्कीन में, क्या सिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन, सिमेट अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन इस तरह से होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हलाइड का वो कहाँ पे अटैच होता है? जहां पे कम से कम हाइड्रोजन होंगे, जहां पे एल्किन में कम से कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे? इन अनसिमेट्रिकल एल्किन, इन अनसिमेट्रिकल एल्किन addition of hydrogen halide in such a way that negative part of the halo acid attached to that carbon which carries less number of hydrogen atom। देख यहाँ पे लिखता हूं, in asymmetrical, in asymmetrical alkene, in unsymmetrical alkene addition of hydrogen halide, addition of hydrogen halide, हाइड्रोजन हलाइड में कौन कौन से हाइड्रोजन हलाइड होते हैं? तो HCl, HBr, HI, इनकी एडिशन किसमें? एनसिमेट्रिकल एल्किन में। किस तरह होती है? इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हलाइड attached to that carbon, that carbon which carries, which carries, which carries less number of, less number of hydrogen atom। ध्यान देना, अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे समझना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है HCl। पहले अपन प्रोडक्ट लिख लेंगे, उसके बाद में थोड़ा मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको एडिशन करना किसका? इस हाइड्रोजन हलाइड का। यहाँ पे HCl, HBr, HI ले सकते हो आप, ठीक है। तो HCl का एडिशन यहाँ पे इस एल्किन के अक्रॉस आपको करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम कहाँ पे है? यहाँ हाइड्रोजन कम है कि यहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? तो यहाँ पे कौन अटैच होगा? इसका नेगेटिव पार्ट। इसका नेगेटिव पार्ट मतलब Cl माइनस, बराबर है ना। ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Cl माइनस। फिर H कहाँ पे ऐड होगा? H यहाँ ऐड, समझ में आ रहा है? तो एडिशन कर दो, CH3 CH, यहाँ पे Cl CH, ये बना आपका प्रोडक्ट, ये बना आपका प्रोडक्ट। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में जरा ध्यान दो। अगर समझो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं, इस तरह से तोड़ता हूं, हेट्रोलेटिकल, हेट्रोलेटिकल मतलब अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ू कि एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आए, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट करूं तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव। तो समझना, अभी मैं ये ऐसे नहीं दिखाऊंगा, तो डबल बॉन्ड
का डायरेक्टली अटैक दिखाऊंगा इस हाइड्रोजन पे। मतलब इस CH2 ने जब डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, तो मतलब इस CH2 ने इस हाइड्रोजन को पिक किया, मतलब CH2 माइनस बना होगा ना, तभी H के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन पे शिफ्ट हुई, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो समझना CH3 CH, अभी इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो ये CH3 और इस पे आया पॉजिटिव, और Cl माइनस ने फिर क्या किया? पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, और फिर फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH3। दिस इज द मार्कोनिक्स एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक्स। ओके, जैसे हमने मार्कोनिक्स रूल पढ़ा, वैसे एंटी मार्कोनिक्स रूल भी होता है। और जनरली एंटी मार्कोनिक्स रूल किसके केस में होता है? तो HBr के केस में। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्किन में हम HBr की एडिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एडिशन कैसी होगी? एडिशन in such a way that negative part of the HBr attached to that carbon which carries more number of hydrogen atom। समझ में आ रहा है? तो लिखते हैं हम एडिशन ऑफ HBr in unsymmetrical alkene in such a way that negative part of HBr attach to that carbon which carries more number of hydrogen atom। This reaction take place in presence of peroxide। किसके प्रेजेंस में होगी ये? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, सिंपल क्या होगा? ये अल्किन है HBr, HBr में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? HBr में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, बता सकते हो? Br। HBr में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? Br। और किसके प्रेजेंस में होगी? पेरोक्साइड के प्रेजेंस। तो अटैच कर लो, Br कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे। और हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे। तो CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिक्स रूल। ठीक है, लिख लो। थोड़ा बहुत जीओसी आपको पता है, तो जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पता होगा। तो अगर नहीं पता तो थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। कार्बोकटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो कार्बोकटायन में टर्शरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन, और फिर प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कार्बन बहुत कम स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन देन प्राइमरी कार्बन। और कार्बो आनायन में प्राइमरी कार्बो आनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। ठीक है, अभी अपन एग्जाम, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल में आपको अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है तो आप प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हो। जैसे समझ, यहाँ पे दिया है HBr,
यहाँ पे दिया है, चलो ये यहाँ पे भी HBr। क्या प्रोडक्ट आएगा आपको लगता है? देखो एल्किन में एडिशन करनी है, किसकी एडिशन करनी है? HBr। एल्किन में एडिशन करनी है HBr। क्या यहाँ एंटी मर्कोनिफ लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं दिया। पेरोक्साइड दिया है क्या? नहीं, तो यहाँ पे मर्कोनिफ्स रूल ही लगेगा। मर्कोनिफ्स रूल में हम क्या पढ़ते हैं? मर्कोनिफ्स रूल में जरा समझना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? कोई बता सकता है क्या? ये जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? कोई बता सकता है? नहीं, गलत। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। देखो 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बना लिए। तो इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास में, यहाँ बता सकते हो आप हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं HBr की एडिशन करूं तो Br कहाँ अटैच होगा? जहां पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो Br अटैच होगा इस कार्बन पे और हाइड्रोजन अटैच होगा इस कार्बन पे। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। वैसे ही इधर देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं बता सकते हो? ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 0, 4 बॉन्ड बना लिए। इस कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं। तो Br कहाँ अटैच होगा बताओ? Br यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। तो सेम यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट अलग अलग थी बट प्रोडक्ट सेम आ गया, है ना? ऐसे अगर ये इधर भी होता तो क्या प्रोडक्ट में चेंज आता? अगर ये डबल बॉन्ड इधर होता तो क्या प्रोडक्ट में चेंज आता? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही तो एडिशन करोगे आप। क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। एक्चुअली ब्रोमिनेशन क्या है? तो ब्रोमिनेशन सिंपल है, जैसे हमने मर्कोनिक्स रूल पढ़ा। अभी मर्कोनिक्स रूल में एक्चुअली मर्कोनिक्स रूल जो हमने रिएक्शन ली, वो रिएक्शन क्या थी? हाइड्रो हेलोजनेशन। क्या थी? हाइड्रो हेलोजनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन हुआ था, वही हुआ था ना। मर्कोनिक्स रूल में क्या किया था हमने? एल्किन में हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन किया, तो दैट इज हाइड्रो हेलोजनेशन। तो मर्कोनिक्स में आप ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हो कि मर्कोनिक्स रूल जिस रिएक्शन में लगा है वो रिएक्शन क्या है? हाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, इसका थ्योरी लिखना है तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एल्किन in presence of carbon tetrachloride as a solvent to give 1,2 dibromoalkane. 1,2 dibromoalkane is known as bromination. तो लिखेंगे addition of bromine, addition of bromine in alkene, addition of bromine in alkene, addition of bromine in alkene in presence of, in presence of CCl4 as a solvent, CCl4 as a solvent is known as, is is known as bromination. It is anti addition. एक्चुअली ये JEE नेट में हम जब पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव में,
तो ये एंटी एडिशन क्या होता है, इसका पूरा स्टेरियोकेमिस्ट्री हम बताते हैं, बट बोर्ड के हिसाब से इतना समझ लो कि ट्रांस एडिशन होती है। ट्रांस मतलब जो ब्रोमीन अटैच होते हैं वो अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो समझना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ब्रोमीन का एडिशन कहाँ पे होगा? एल्किन के अक्रॉस होगा। एक Br इस साइड लगेगा, एक Br उस साइड लगेगा, क्योंकि एंटी एडिशन है। तो एक Br इस साइड और एक Br, तो दिस इज द, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बार आपको बोला कि इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है जरा ध्यान देना। जैसे समझ लो ये कंपाउंड आपको दिया है, यहाँ पे जो हलाइड लगा है, समझ लो यहाँ Br लगा है, तो इसका जो पोजीशन है, ये जो Br है, ये वेज लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये जो Br है ये अबोव द प्लेन है। जरा इसके पहले आप इस कार्बन के टेट्राहेड्रल नेचर को समझो। जरा समझ, कार्बन पे ये जो 4 ग्रुप अटैच है, तो ये जो 2 ग्रुप है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो 2 ग्रुप है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, ये ग्रुप है Br जो लगा है बिलो द प्लेन, और ये जो क्लोरीन लगा है अबव द प्लेन। समझ में आ रहा है? तो ये 3D फॉर्म है। ये कार्बन का कौन सा फॉर्म है? 3D फॉर्म। 2 ग्रुप, ये जो 2 ग्रुप लगे ऑन द प्लेन है, ये Br जो लगा है बिलो द प्लेन है, और ये जो Cl लगा है अबव द प्लेन। तो यहाँ पे जो Br लगा है अबव द प्लेन है, और सोडियम आयोडाइड I माइनस अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो I माइनस पीछे से अटैक करेगा, Br को निकालेगा, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक मतलब इन्वर्जन, और इन्वर्जन मतलब जो कन्फिग्रेशन है उसको इन्वर्ट किया, मतलब अबव द प्लेन है, तो यहाँ जो I की स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो बिलो द प्लेन है। मतलब जो भी कन्फिग्रेशन है उसको इन्वर्ट कर देना, मतलब क्या? रिवर्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये Br बिलो होता, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये I माइनस उसको I माइनस अबव से अटैक करता, तो यहाँ कन्फिग्रेशन अबव द प्लेन हो जाता। समझ में आ रहा? तो SN2 में क्या मिलता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो लिख लो, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? तो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड। किसके साथ में रिएक्ट करते हैं? सिल्वर फ्लोराइड, या कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले लो, उसके साथ में रिएक्शन करोगे तो अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? अल्काइल फ्लोराइड। तो इसका थ्योरी लिखेंगे अपन, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड ले लो या अल्काइल ब्रोमाइड ले लो, react with मेटल फ्लोराइड, रिएक्ट विथ मेटल फ्लोराइड। अभी मेटल फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेटल फ्लोराइड में पहला AgF हो सकता है, AsF3 हो सकता है, आर्सेनिक फ्लोराइड हो सकता है, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, बिस्मथ का फ्लोराइड हो सकता है SbF3, SbF3, एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है, या Ag2F2 मर्क्यूरी का फ्लोराइड हो सकता है। तो सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, आर्सेनिक फ्लोराइड हो सकता है, SbF3 हो सकता है, Ag2F2, इनमें से कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले सकते हो आप। ठीक है, बनेगा क्या? जरा ध्यान देना, CH3CH2Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल के फ्लोराइड के साथ में कर दो, AgF के साथ में हम करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2F, मतलब इथाइल फ्लोराइड बना,
Cl के साथ में Ag बन गया, Cl के साथ में Ag जाएगा तो AgCl। एक्चुअली AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है ये पीपीटी बनता है, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अगर यहाँ ब्रोमाइड होता तो यहाँ AgBr बनता, जो कि पेल येलो पीपीटी होता है, ठीक है। तो ये सारी बात, ओके। तो इसके बाद में लेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले तो नेचर ऑफ बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में जैसे समझना कि मैंने मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, तो मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल अगर हमने ले लिया समझ लो, तो आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज्यादा नहीं, कार्बन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बट उतना ज्यादा नहीं। तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, मॉडरेट पोलर। और मॉडरेट पोलर होने की वजह से ये जो अल्काइल हैलाइड है स्लाइटली सोल्यूबल इन अपना वाटर, किसमें सोल्यूबल होंगे, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब पहली प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो नेचर ऑफ बॉन्ड में मॉडरेट पोलर होने की वजह से बिल्कुल ज्यादा सोल्यूबल नहीं है वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर, ठीक है। सेकेंड अगर हम डिस्कशन करें, सेकेंड डिस्कशन क्या करेंगे, पहला डिस्कशन तो ये हो गया बॉन्ड के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, मॉडरेट पोलर है, मॉडरेट पोलर है तो इट इज स्लाइटली सोल्यूबल। उसके बाद में अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करें तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जनरल चीज है। तो हमको पता है एज मॉलिक्यूलर वेट increases boiling point of alkyl halide increases। बट अगर आइसोमेरिक कंपाउंड है, आइसोमेरिक मतलब जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है, उन केस में कैसे कंपैरिजन करोगे। फॉर एग्जांपल अपन ब्यूटाइल का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 Cl, कौन सा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्या नाम है इसका, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड CH3 CHCl CH2 CH, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तीसरा है समझ लो CH3 CH3 Cl, इसको बोलते हैं टर ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी टर ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब क्या है, टर्शरी कार्बन है ये, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो क्या कार्बन, तीनों कंपाउंड में 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे को बताओ, C4 है, H कितने, हाइड्रोजन कितने, काउंट करके बताओ कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन सब में है, कार्बन 4, 9 हाइड्रोजन सब में और एक Cl। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करने के लिए, तो इसमें देखेंगे सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सरफेस एरिया में देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा है, फिर इसका
सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा, इसको अगर 1 बोला, सेकेंड, और इसको 3 नंबर दिया, तो 1 2 देन 3। किस पे डिपेंड किया बॉइलिंग पॉइंट ने, तो यहां पे मैं लिखता हूं इन आइसोमेरिक एल्कोहल, आइसोमेरिक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है। इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, ये से मतलब सरफेस एरिया, मोर विल बी बॉइलिंग, मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख, वो दो चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, वो डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्ट करता है उसके बारे में, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये चीज। उसके बाद में अगर समझ लो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये चीज है। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की, ठीक है। ओके, डिस्कस करें कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, समझ लो आइसोमेरिक कंपाउंड है, आइसोमेरिक कंपाउंड है, तो मेल्टिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक कंपाउंड, इन आइसोमेरिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन सिमेट्री, जिसकी सिमेट्री ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। एग्जांपल, नाम क्या है बता देना कंपाउंड के, बता सकते हो, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। सेकेंड है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, और तीसरा है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, देखो सिमेट्री इसमें ज्यादा है, उसके बाद में फिर इसमें सिमेट्री, और फिर इसमें, तो जितना ज्यादा सिमेट्री होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट मतलब उतनी पैकिंग इफिशियंसी बढ़ेगी। सिमेट्री जितना ज्यादा उतना पैकिंग इफिशियंसी अच्छी, और जितनी पैकिंग इफिशियंसी अच्छी उतना क्रिस्टल को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 और 2। आइसोमेरिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों तीनों का सेम है, बट सिमेट्री इसमें सबसे ज्यादा है, फिर इसमें और फिर इसमें, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अल्काइल हैलाइड की सोल्युबिलिटी, अल्काइल हैलाइड की पानी में सोल्युबिलिटी, अल्काइल हैलाइड ये सोल्युबिलिटी डायरेक्टली अपन डिस्कस करते हैं। सोल्युबिलिटी अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, तो समझना, जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ेगा, अल्काइल मतलब कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब कार्बन का जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक, बराबर है, तो उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है, देखो मिथाइल क्लोराइड की होगी थोड़ी बहुत सी, फिर इथाइल क्लोराइड की और कम होगी, फिर कम होती जाएगी, तो हाइड्रोफोबिक नेचर जितना बढ़ेगा, एज हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अल्काइल
increases solubility of alkyl halide in water decreases। समझना, जैसे एग्जांपल अगर ले ले हम, तो मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड, तो सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड की ज्यादा होंगी इथाइल क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ गया, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर कम था। मतलब जितना ज्यादा कार्बन का चेन बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, उतना सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाए। ठीक है, ओके। भी कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कायरल कार्बन आपको पता है क्या? व्हाट इज कायरल कार्बन? कितने लोगों को पता है कायरल कार्बन? पता है कायरल कार्बन? नहीं। तो कायरल कार्बन समझो जरा, जैसे अगर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ये कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पी आर कर देता हूँ। क्या इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है? तो ये कायरल कार्बन। तो ये क्या है? कायरल कार्बन। अगर मैं CH3 को एक प्लेन में ले लूँ इधर, तो ये अबाउट द प्लेन। तो अगर कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये कैसा है? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन मतलब क्या? व्हेन 4 different group attached to chiral when 4 different group attached to carbon, then it is chiral carbon. When 4 different group attached to carbon called chiral carbon. अभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं? ये समझने के लिए आपको दो टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहला हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जरा समझ। जैसे ये कंपाउंड है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कंपाउंड है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना, यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, इस मॉलिक्यूल को कट करता हूं, यहां से लाइन ड्रॉ करके अगर मॉलिक्यूल को कट करता हूं, तो ये देखो पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट एकदम मिरर इमेज आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल मिरर इमेज आ रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? व्हेन वी cut the molecules into equal halves and one part is mirror image of other, then the molecule contain plane of symmetry. तो plane of symmetry मतलब क्या? when we cut the molecule into two equal part, then one part is mirror image of other,
then compound contain plane of symmetry, POS, इसको क्या बोल सकते हो, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है कैसे? अगर मॉलिक्यूल को मैं कट करता हूं इक्वल टू पार्ट में एंड वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अदर, देन द मॉलिक्यूल कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद में है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये आपका मॉलिक्यूल, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, ठीक है, यहाँ समझ लो Br है, यहाँ Br। ध्यान देना, if we draw the line from center of the molecule and extend line in opposite direction, we will get same atom। देखो, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम एटम हमको मिल रहा है। वैसे ही इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट जा रहे हैं, सेम एटम मिल रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट जा रहे हैं, सेम एटम मिल रहा है। इफ वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एक्सटेंड द लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, वी विल गेट सेम एटम, देन इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो वो क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो लिखूंगे व्हेन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम the center of the molecule and extended in opposite direction at same distance we will get same atom called as COS, तो उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात होगी। उसके बाद में आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये कैसे पहचानोगे? तो अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन है, एक पहली कंडीशन। कायरल कार्बन होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाता है, बट उसके साथ में आपको और कुछ चेक करना है। क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रहा है? कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कायरल कार्बन तो होगा ही होगा, उसके साथ में एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आपका कंपाउंड, आपका मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। इफ molecule contain chiral carbon, and absence of POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड COS
समझ में आ रहा है? इफ मॉलिक्यूल कंटेन कायरल कार्बन एंड एब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस, then your compound then your compound is optically active, then your compound is optically active। समझ में आ रहा है? ये थ्योरेटिकल बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि आपका कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रहा है? हम लेंगे इनएंशुमर। एक्चुअली ठीक, इनएंशुमर क्या होता है? व्हाट इज इनएंशुमर? ठीक है, तो इनएंशुमर क्या होंगे, जरा ध्यान। तो देखो, इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलेंगे हम, इनएंशुमर। तो समझ लो ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कॉल्ड एज इनएंशुमर। इसको क्या बोलेंगे हम, इनएंशुमर। बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको पूछ सकते हैं। कायरल कार्बन हो गया, इनएंशुमर हो गया। तो इनएंशुमर क्या है, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलेंगे, इनएंशुमर। तो इसमें जैसे समझो ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इनएंशुमर। जैसे समझना, ये हाथ है आपका, ये हाथ है, ये हाथ को देखो, ये हाथ, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको ढकू, इस हाथ को, तो क्या ढकेगा पूरी तरह? नहीं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये क्या हो जाएंगे फिर, दिस टू हैंड्स दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? तो वैसे ए एंड बी आर एनएंशुमर्स। ठीक, क्या होता है पता है? पीपीएल, पीपीएल का फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज लाइट। इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर जैसे अपना ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट स्कैटर कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो मैंने निकोल प्रिज्म लगा दिया। क्या लगा दिया, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म ये ऑल डायरेक्शन में जो स्कैटर हो रहा था लाइट, ये निकोल प्रिज्म से जैसे ही पास हुआ, ये हमको जो मिला सिंगल बीम ऑफ लाइट। क्या मिला, सिंगल बीम ऑफ लाइट। और सिंगल बीम ऑफ लाइट ये क्या है, यही है पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑर्डिनरी डायरेक्शन में जो लाइट पास, हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा था, उसको जब हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाए तो हमको सिंगल बीम वाला लाइट मिला। और वो सिंगल बीम वाला लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो यहाँ पे इसका थ्योरी लिखेंगे, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म,
we will get we will get single beam of light. We will get single beam of light called पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो पीपीएल का डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम स्टेट बोर्ड के लिए, 1 मार्क के लिए पूछ लेंगे व्हाट इज पीपीएल। तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म देन वी विल गेट सिंगल बीम ऑफ लाइट एंड द सिंगल बीम ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। अभी पीपीएल हमको समझ में आ गया, ये पीपीएल का हमको काम, ठीक है। तो ये हो गया, लिख के लिखो। डेक्स्ट्रो क्या होता है, व्हाट इज डेक्स्ट्रो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? अभी पीपीएल आपको समझ में आ गया है, प्लेन पोलराइज लाइट सबको क्लियर है। तो ये जो पीपीएल है, ये समझ लो आपका पीपीएल है, ठीक है। पीपीएल जो सिंगल बीम वाला लाइट था, प्लेन पोलराइज लाइट था, इसको पास किया हमने पोलरीमीटर से। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, पोलरीमीटर में सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमारा डिटेक्टर, ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर। प्लेन पोलराइज लाइट को इस सॉल्यूशन से हमने पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया है, सॉल्यूशन से पास। ये जो सॉल्यूशन से लाइट जब पास हुई, उसके बाद में यहाँ डिटेक्टर पे जो हमको ऑब्जर्वेशन मिला, तो पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। पीपीएल ने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो किया। क्या शो किया? प्लेन पोलराइज लाइट ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो किया। तो कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। तो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन पीपीएल पास थ्रू polarimeter then the compound rotate PPL in clockwise direction, in clockwise डायरेक्शन, या राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटर, कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटर। उसके बाद में सेकेंड टर्म आती है लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी क्या होता है? वही काम करेंगे हम, पीपीएल को पास करेंगे। यहाँ पे समझ लो कोई कंपाउंड रखा है, पोलरीमीटर से पीपीएल को पास करेंगे, यहाँ कंपाउंड रखा है। अगर वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है कोई कंपाउंड, तो वो होगा लिवो रोटेटरी। व्हेन पीपीएल पास when PPL pass through polarimeter, then the compound rotate PPL anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, called Leo rotatory, called Leo rotatory compound, या जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी, समझ में आ रहा है? तो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटरी क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ओके, लिखिए रेसिमिक मिक्सचर।
अभी तक हमने कौन कौन से टर्म स्टडी किए? कायरल कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, डेक्स्ट्रो लियो रोटेटरी और पीपीएल। उसके बाद में इनैंशोमर, है ना। उसके बाद में रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? इक्विमोलर, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो, equimolar mixture of dextro and leo which is optically inactive, which is optically inactive due to external compensation, due to external compensation known as, called as racemic mixture। तो रेसिमिक मिक्सचर समझ में आया आपको? व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो। आपको पता है डेक्स्ट्रो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लियो राइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बराबर है ना। डेक्स्ट्रो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा? क्लॉकवाइज, और लियो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर होगा ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बिकॉज नेट इफेक्ट जो आएगा कैसा हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, डेक्स्ट्रो लियो को कैंसल कर देगा। तो आपका जो मिक्सचर हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। वेज फॉर्मूला क्या होता है? ये अपना क्या बोलते हैं उसको, फिशर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर वेज फार्मूला। वेज फार्मूला एक्चुअली 3D फॉर्म है, इसके पहले भी मैंने बताया आपको। वेज फार्मूला क्या है? 3D फॉर्म। जैसे समझना, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे ये जो दो ग्रुप है, प्लेन ऑफ द पेपर है, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, और ये Br जो है बिलो द प्लेन। तो ये कैसा फॉर्मूला है? 3D फॉर्म, कार्बन का 3D फॉर्म है वेज फार्मूला। तो इसको आप दिखा सकते हो, ये जो दो ग्रुप है कैसे है? प्लेन ऑफ द पेपर, ये है अबोव द प्लेन, ये जो Br है बिलो द प्लेन। तो ये सब कायरल कार्बन में ही आप दिखा सकते हो ना, कायरल कार्बन में ही दिखा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं इसमें क्या दिखाओगे आप? ये कंपाउंड, इसमें तो तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसमें क्या दिखाओगे? अगर चार डिफरेंट ग्रुप है तो उसमें दिखा सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी बातें। उसके बाद में है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है ये 2D फॉर्म, 2D फॉर्म। फिशर प्रोजेक्शन कैसा है? 2D फॉर्म है। तो इसमें जो है दो ग्रुप बिलो द प्लेन रहेंगे और दो ग्रुप अबोव द प्लेन। दो ग्रुप, ये वर्टिकल लाइन मतलब बिलो द प्लेन, और ये हॉरिजेंटल लाइन मतलब अबोव द प्लेन। जैसे इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये Cl है, ये हाइड्रोजन, वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन ये ग्रुप, और हॉरिजेंटल लाइन में जो ग्रुप लाई करते हैं ये अबोव द प्लेन। तो दिस इज द
2D form of carbon where vertical line, the group on vertical line below the plane and the group on horizontal line that is above the plane. ठीक है, लिख लो. Laboratory test for halo alkane. लैबोरेटरी टेस्ट कैसे करेंगे हेलो एल्केन, जरा पता समझो. जैसे आपने ये कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ओके, इसकी रिएक्शन आपने समझ लो किसी एसिड के साथ कर, इसके साथ कर दे, किसी एसिड के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे नहीं, अपन को लैबोरेटरी टेस्ट करना है ना, इसको थोड़ा कट कर. अल्कोहल ले, आपने लिया अल्काइल हैलाइड, ओके. तो अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे लिया आपने एक्वियस बेस, जैसे NaOH या KOH. NaOH KOH करता क्या है, NaOH KOH करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. NaOH KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो Na प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस ने R पे अटैक किया, X निकल गया, ठीक है. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ROH प्लस NaX. अभी NaX में जो X है ये Cl भी हो सकता है, ये Br भी हो सकता है, ये I भी हो सकता है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है. NaX आपके रिएक्शन मिक्सचर में है, ठीक है. ये जो कंपाउंड है ये अल्काइल हैलाइड ही था. कैसे पता करेंगे, ये जो सोडियम हैलाइड बना है इसकी रिएक्शन, एक्चुअली ये रिएक्शन मिक्सचर में है, तो हम क्या करेंगे, AgNO3 के साथ में इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, AgNO3 डालेंगे. तो AgNO3 में क्या होगा, ये जो हैलोजन है X, समझ लो ये Cl है या Br है या I है. अगर Cl होगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, अगर Br होगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, अगर ये I होगा तो AgI का प्रेसिपिटेट आ जाएगा. तो AgCl का प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट, AgBr का प्रेसिपिटेट होता है पेल येलो, और AgI का प्रेसिपिटेट होता है डार्क येलो. तो हम अल्काइल हैलाइड को कैसे टेस्ट कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पहले एक्वियस NaOH के साथ या एक्वियस KOH के साथ में करो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो NaX बन जाएगा, हेलो सोडियम हैलाइड. क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड. तो सोडियम हैलाइड AgNO3 के साथ में क्या कर देगा, ये जो हैलोजन है वो Ag के साथ में प्रेसिपिटेट दे देंगे. समझ लो ये Cl है तो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, अगर ये Br है तो AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, अगर ये I है तो AgI का प्रेसिपिटेट आएगा, और AgCl का प्रेसिपिटेट आता है व्हाइट, AgBr का प्रेसिपिटेट आता है पेल येलो, और AgI का प्रेसिपिटेट आता है डार्क येलो. तो इससे आपको अल्काइल हैलाइड तो पता चल ही रहा है, उसके साथ में कौन सा अल्काइल हैलाइड है ये भी पता चल रहा है कि वो क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है. जो हैलाइड है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है. तो इस तरह से अपन लैबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है. ओके.